हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वंडरफुल चैप्टर कोलिजन। तो हम सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन पढ़ रहे थे। कोलिजन में हमने फर्स्ट सेशन देख लिया था, जिसमें हमने देखा था बेसिकली डेफिनेशन ऑफ कोलिजन। कोलिजन में इम्पल्सिव केसेस इन्वॉल्व होते हैं और उसके साथ साथ टाइप ऑफ कोलिजन देखा था। और टाइप ऑफ कोलिजन बेस्ड ऑन टू क्राइटेरिया था। फर्स्ट था बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा था बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ या बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी। अब ये टू टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हेड ऑन कोलिजन के बारे में क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। तो हम अभी हेड ऑन और इलास्टिक कोलिजन, मतलब हमारे पास हेड ऑन कोलिजन है और उसमें भी इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब हमने बताया था कि वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेसिकली। तो इस केस में अभी देखेंगे ऑब्लिक कोलिजन के बारे में, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, सॉरी हेड ऑन कोलिजन के बारे में। सो वी हैव टुडे दैट इज हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन को कई बार वन डायमेंशनल कोलिजन भी बोला जाता है। तो हेड ऑन कोलिजन या फिर वन डायमेंशनल कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेक्शन में कवर किया था, तो उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, उसके बाद इस पर मूव करना है। तो हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन में अभी जो केसेस हम ले रहे हैं वो ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज नॉन एज अ हेड ऑन कोलिजन। तो इस केस में हम ले रहे हैं अभी हेड ऑन में इलास्टिक कोलिजन। तो आप ऐसे बोल सकते हो इसको हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन या फिर हेड ऑन में इलास्टिक कोलिजन का केस ले रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन। और थोड़ा सा सिचुएशन हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ये हेड ऑन तो है, साथ ही साथ ये इलास्टिक कोलिजन भी है। अब इलास्टिक कोलिजन या फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन हो रिलेटेड टू कोलिजन, तो उसको कैसे बनाते हैं वो थोड़ा सा हम पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि किसी भी टाइप ऑफ कोलिजन में बेसिकली हम 3 डेफिनेशन लगाते हैं, बट मिनिमम अभी के लिए हम 2 लगा सकते हैं। कैसे? अभी तक जितना हम जानते हैं उसमें से एक होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी 2 ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यहाँ पे ये m1 मास है मूविंग विथ इनिशियल स्पीड u1, ओके, और एक दूसरा मास है दैट इज m2 एंड दिस इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड u2, ओके। ऑब्वियसली u1 ज़्यादा होगा u2 से और दोनों में कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद दोनों सेपरेट हो गया, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा m1 और इधर हो गया m2। सेपरेट क्यों हुआ? इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में सेपरेट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट, हम लास्ट डे भी बताए थे। तो यहाँ से ये इसका स्पीड अब चेंज होके हो गया v1 और इसका स्पीड हो गया v2। यदि कोलिजन के ड्यूरेशन में देखें, जिस समय कोलिजन हुआ उस समय क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाते हैं। बट यदि हम टोटल मास को एज अ सिस्टम कंसिडर करें, मीन्स m1 प्लस m2 को सिस्टम कंसिडर करें, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकंड पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और फिर सेकंड फोर्स पे लगाएगा इस डायरेक्शन में। दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन या फिर इम्पल्सिव फोर्स बोल सकते हैं। तो जितना फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है m1 m2 के ऊपर, m2 भी m1 के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इस केस में 0 हो गया। और जहाँ भी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाता है वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। रीज़न क्या है? फोर्स 0 हो गया है, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम या नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। और फोर्स जो होता है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम, तो ये 0 हो गया। फोर्स 0 होने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 हो गया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 है, इसका मतलब हम p का डिफरेंशिएशन 0 कर रहे हैं। और डिफरेंशिएशन किसी भी पैरामीटर का तभी 0 होगा जब वो कांस्टेंट है। इसका मतलब p का डिफरेंशिएशन 0 है। दिस इम्प्लाइज, यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि p जो है वो जरूर एक कांस्टेंट पैरामीटर होगा। और p यदि कांस्टेंट है, इट मीन्स व्हाट? इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल, यानी जितना आज वैल्यू है कल भी उतना रहेगा। कहने का मतलब बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन द वैल्यू ऑफ p मस्ट रिमेन कांस्टेंट। और यहीं से हम ये वाला इक्वेशन लिख रहे हैं, यानी किसी भी टाइप के कोलिजन में, चाहे वो इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो या परफेक्टली इनइलास्टिक हो, we can definitely apply the conservation of linear momentum, यानी initial momentum equal to final momentum। ये एक चीज़ें हैं।
बट यदि बात हो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की, दैट वी कैन अप्लाई ओनली इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कुछ भी लॉस नहीं होता। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये इक्वेशन हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब केवल और केवल इलास्टिक कोलिजन हो। इनिशियल और फाइनल सेम हो जाता है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। तो कहने का मतलब हमारे पास दो सिचुएशन है। अभी हमने इलास्टिक लिया है, वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो किसी भी तरह के कोलिजन में लगा सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि सिचुएशन क्या आता है या क्या इक्वेशन बनते हैं यदि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है। तो हमारे पास ये इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल u1 और u2 वेलोसिटी है, और कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी चेंज होके हो गया v1 एंड v2। अब देखते हैं इसमें से पहले अप्लाई करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। So let us apply the conservation of linear momentum. So by conservation of linear momentum, पूरा लिखना है आपको। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके, इनिशियल सिचुएशन मतलब बिफोर द कोलिजन एंड फाइनल मतलब आफ्टर द कोलिजन। तो लेट अस राइट इनिशियल इक्वल टू फाइनल। इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। मास इंटू वेलोसिटी जो होता है वो मोमेंटम होता है। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा m1 u1 और दूसरे के लिए हो जाएगा m2 u2। क्योंकि हम दोनों को एज अ सिस्टम ट्रीट कर रहे हैं, वी नीड टू राइट टोटल इनिशियल मोमेंटम दैट इज दिस वन इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी हो गया v1 एंड v2। तो पहले ऑब्जेक्ट का हो जाएगा m1 v1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का हो गया m2 v2। अब m1 वाले टर्म को लेफ्ट में रखेंगे और m2 वाले टर्म को राइट में रखते हैं। तो m1 वाला टर्म एक ये है और एक ये है, तो इसको पकड़ के लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो लेके आइए इसको पकड़ के लेफ्ट में। तो यहाँ से जब लेफ्ट में लेके आएंगे तो m1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा u1 माइनस v1। कैसे हो गया सर? m1 u1 ये वाला टर्म जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा और उसमें से m1 हमने कॉमन निकाल दिया। उसी तरह से m2 वाले टर्म को राइट में रखेंगे। तो m2 वाले ऑलरेडी एक टर्म इधर हैं और ये वाला टर्म को राइट में लेके जाएंगे तो माइनस बन जाएगा। तो इसमें और इसमें m2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा इस बार v2 माइनस ऑफ, इससे आ जाएगा हमारा u2। तो ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया हमें यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं इसको। ये इक्वेशन क्या बोल रहा है? m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2 इसकी वैल्यू इक्वल है। अब देखते हैं दूसरा सिचुएशन। सिंस द कोलिजन इज अ इलास्टिक कोलिजन, तो ऑब्वियसली हम अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पूरा लिखना चाहिए आपको। ओके, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ से लिख लेते हैं क्या टर्म मिलेंगे हमको। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल ऑब्जेक्ट का स्पीड है u1 u2, तो हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का हो जाएगा हाफ m2 u2 स्क्वायर। ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन हो गया v1 एंड v2। डेफिनेटली वी कैन राइट हाफ m1 v1 स्क्वायर एंड देन प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगा दिया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। और यहाँ से यदि देखेंगे तो हाफ 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 एंड हाफ टर्म ये कैंसिल हो जाएगा। फिर से वही कहानी करना है, m1 को लेफ्ट में रखना है और m2 को राइट में रखना है। तो m1 वाला एक टर्म ये है और एक टर्म m1 वाला ये है, तो इसको पकड़ के लेफ्ट में लेके जाते हैं और m1 और इसमें से m1 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो फाइनली अब क्या सिचुएशन मिलेगा हमारे पास? m1 को हमने कॉमन निकाल लिया है। ओके, सो इनसाइड द ब्रैकेट विल हैव u1 स्क्वायर माइनस ऑफ, इस टर्म को जब लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड में हो गया। उसी तरह राइट साइड में 2 वाले टर्म को रखेंगे तो 2m2 v2 स्क्वायर है और इसको इधर लेके आएंगे, फिर से m2 कॉमन निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा m2 और क्या मिलेगा? फाइनली हमें मिलेगा इधर v2 स्क्वायर माइनस ऑफ, ओके इसको बाउंड्री बना देते हैं, v1 स्क्वायर माइनस ऑफ, लेट मी राइट समवेयर ओवर हियर। ओके, दिस इज m2 होल टाइम्स v2 स्क्वायर माइनस ये वाले टर्म जब इधर आएंगे तो ये बन जाएगा u2 स्क्वायर। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। अब जस्ट देखेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का
केजी क्लास वाले फार्मूले हैं, तो जस्ट a प्लस बी ए माइनस बी करते हैं। तो इसको लिख रहे हैं ये वाले टर्म को, ये हो जाएगा हमारा m1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी या a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम पहले माइनस वाले लिख रहे हैं u1 माइनस v1 a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज u1 प्लस ऑफ v1। ओके डन। इन द राइट विल हैव सिमिलर केस, तो यहाँ पे m2 मिल जाएगा हमें। ओके फिर से लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो दिस विल बी v2 स्क्वायर माइनस ऑफ u2। स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए हमें, क्यों नहीं लिखना है सर? क्योंकि उसको a माइनस बी ए प्लस बी के टर्म में लिख रहे हैं, तो v2 माइनस u2 और दूसरा टर्म जो हो जाएगा वो जाएगा हमारा v2 प्लस u2। आई होप इतना सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ से एक टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा? वही बहुत ही लॉजिकल है। ध्यान से इक्वेशन 1 को देखिए, तो इक्वेशन 1 में क्या है? m1 u1 माइनस v1, यहाँ भी वही टर्म है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में m2 v2 माइनस u2, तो m2 v2 माइनस u2। सिंस दोनों इक्वल है, दोनों यदि इक्वल है इसका मतलब इसकी वैल्यू k तो इसकी भी वैल्यू k, यानी इसकी वैल्यू 5 तो इसकी भी वैल्यू 5, मतलब इक्वल है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा ये जो अंडरलाइन किए हैं। तो बचेगा हमारे पास फाइनली क्या? ये आएगा u1 प्लस v1 और राइट साइड में आ जाएगा v2 माइनस ऑफ u2। अब इस फार्मूले का थोड़ा मैजिक देखते हैं। u को लेफ्ट में रखेंगे, v को राइट में रखते हैं। ओके तो ये प्लस वाला टर्म था, तो u को लेफ्ट में रखते हैं, तो ये हो जाएगा u1 माइनस u2, और v को राइट साइड में रखते हैं, तो ये हो जाएगा v2 माइनस ऑफ v1। अब ये जो है इसको थोड़ा फील करना पड़ेगा आपको, फील करेंगे तभी मज़ा आएगा कि ये बेसिकली क्या है। ये जो टर्म हमें देख रहे हैं u1 माइनस u2 दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये है क्या बेसिकली? तो इसको अभी यहीं पे रखते हैं, बट इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं साइड में। इसका मतलब क्या है? ये जो हमें मिला है, इधर लिखते हैं कंक्लूजन हमें फाइनली क्या मिला है? u1 माइनस u2 दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1, यही था हमारा। इसी को जस्ट हमने कॉपी किया है, ये जो फाइनल कंक्लूजन आपको यहाँ पे दिख रहा था, इसी को जस्ट हमने कॉपी किया उधर। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा फील करते हैं। जैसे यदि मान लीजिए आपको यदि बोला कि एक हाईवे के ऊपर हम जा रहे हैं, ओके फिर से कहानी आ गई। ये हाईवे है सर, ओके चलिए अच्छी बात है, और इसके ऊपर हम मूव कर रहे हैं। कैसे जा रहे हैं सर? अपना लैम्बोर्गिनी है, ये मर्सिडीज़ आपका, ओके, और ये एक दूसरा और मर्सिडीज़ है, हाईवे के ऊपर जा रहे हैं। थोड़ा सा फील करना है इस चीज़ को। ओके दो है, ये आपका हो गया A और ये हो गया B, या फिर 1 और 2 ले लो, बेटर रहेगा। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, डन। आगे वाले में आप बैठे हुए हो, पीछे वाले में आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में बताया था, और ये मूव कर रहा है u1 से और आप मूव कर रहे हो u2 से। ओके आपका फ्रेंड आपको हॉर्न दे रहा है, आप नहीं हट रहे हो, आपका फ्रेंड पीछे है, आप आगे हो, तो क्या करेगा? ये इसको जाके हिट करेगा। कब हिट करेगा? ऑब्वियसली u1 ज़्यादा होगा, u2 कम होगा, तभी तो हिट करेगा, यानी पीछे वाले का स्पीड ज़्यादा होगा। तो अभी के लिए यदि हमने मान लिया कि पीछे वाले का स्पीड, लेट अस कंसीडर इट इज़ मूविंग विथ 60 मीटर पर सेकेंड, यानी u1 की वैल्यू 60 मीटर पर सेकेंड है और आपका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप जब पीछे मुड़ के इसको देखोगे, या आपके इधर मर्सिडीज़ में इधर मिरर है, ये मिरर है आपका मर्सिडीज़ में, लेट अस कंसीडर, तो जब मिरर में आप देखोगे तो आपका फ्रेंड आपके तरफ कितने स्पीड से आएगा? पीछे वाले का स्पीड है 60 और आपका स्पीड है 20, तो आप जब पीछे मुड़ के देख रहे हो, ओ आ रहे हो क्या? तो आपका फ्रेंड आपके तरफ कितने स्पीड से आते हुए दिखेगा? ऑब्वियसली है आपका आंसर होगा 40 मीटर पर सेकेंड से आते हुए, वो आपके तरफ आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। तो 40 आया कैसे? बेसिकली वो आया 60 माइनस 20, कहने का मतलब u1 माइनस u2। तो ये जो टर्म हमारे पास है u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, ये जो दिख रहा है u1 माइनस u2, ये है क्या? ये एक स्पीड ऑफ अप्रोच है। अप्रोच मतलब ये जो फ्रेंड है आपका, आपको अप्रोच कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, मतलब 40 आया कैसे? 60 माइनस 20। तो इसका मतलब हो गया कि u1 माइनस u2 ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी फर्स्ट मास इज अप्रोचिंग द सेकेंड मास विद ए स्पीड कॉल्ड u1 माइनस u2। तो उसको अप्रोच कर रहा है, उतने से आ रहा है और आके हिट करेगा, अप्रोच करने का मतलब।
तो ये जो टर्म दिख रहा है यहाँ पे आपको u1 माइनस u2, व्हाट इज दिस सर? दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं। u1 माइनस u2 को आपको याद रखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब कितने से पीछे वाला मास आगे वाले मास को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब उसके तरफ जा रहे हैं। तो ये हम तभी फील कर पाएंगे जब हम इसमें बैठ के देख रहे हैं। तो हम बैठे हैं या आप बैठो सेकंड कार में और पीछे वाला आपके तरफ आएगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया 60 और 20, तो ये 40 से आ रहा है। 40 आया कैसे? u1 माइनस u2 ऐसे आएगा। तो आई होप ये कहानी क्लियर होगा। उसी तरह से कोलिजन के बाद जब इसने इसको हिट कर दिया तो फिर सिचुएशन क्या हो गया सर? तो फिर सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया, फिर से हाईवे है, उसके बाद फिर क्या हुआ? कोलिजन के बाद दोनों सेपरेट हो गया। ओके, हिट हो गया, हिट होने के बाद सिचुएशन अब उल्टा हो जाएगा। वही कार है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग बन गया। ओके, तो कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा? 1 का स्पीड अब चेंज होके हो गया v1 और 2 का स्पीड अब चेंज होके हो गया v2। अब थोड़ा v1 और v2 का एनालाइज करते हैं। तो जब u1 इसको जाके हिट करेगा, यानी 1 ने जब 2 को जाके हिट किया तो हिट उसी डायरेक्शन में किया जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी था। यानी 1 ने 2 के ऊपर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी था। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने में हेल्प कर दिया। कहने का मतलब आफ्टर द कोलिजन, बट इसके ऊपर जब 2 ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो फोर्स इधर लगा। ये फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स। तो इसका जो इसके ऊपर यदि फोर्स देखेंगे तो ये वेलोसिटी के अपोजिट है। वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लगा, मतलब 2 ने जो 1 के ऊपर फोर्स लगाया वो वेलोसिटी को घटाने का काम करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। कोई यदि इधर से जा रहा है, आप इधर फोर्स लगा दोगे तो वेलोसिटी घटा रहे हो। कोई इधर जा रहा है और आप भी उधर ही फोर्स लगा दिए, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब आफ्टर द कोलिजन सिचुएशन क्या हो जाता है? बिफोर कोलिजन u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी पीछे वाले का स्पीड ज़्यादा है, आगे वाले का स्पीड कम है। आफ्टर द कोलिजन सिचुएशन उल्टा हो गया, पीछे वाले का स्पीड कम हो जाएगा और आगे वाले का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स लगा इम्पल्सिव फोर्स वो सेकंड पे उसी डायरेक्शन में लगा जिस डायरेक्शन में स्पीड था। इसका मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ा दिया। तो आफ्टर द कोलिजन v2 ज़्यादा हो गया और v1 कम हो गया। बिफोर द कोलिजन u1 इज ग्रेटर देन u2, बट आफ्टर द कोलिजन दैट इज v2 इज ग्रेटर देन v1। ये चीज़ें थोड़ा सा लॉजिक है, रटना भी नहीं है आपको, जस्ट समझना है। ओके, अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। कोलिजन के बाद इसका स्पीड ज़्यादा हो गया, इसका स्पीड कम है, तो मान लेते हैं इसका स्पीड अब हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज मूविंग विथ 50 मीटर पर सेकेंड। और इसका स्पीड कम हो गया तो मान लेते हैं ये है 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर द कोलिजन। तो आफ्टर द कोलिजन इसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और इसका स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या होगा? आगे वाले का स्पीड ज़्यादा हो गया, पीछे वाले का कम हो गया, तो आगे वाले आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आगे वाले का स्पीड ज़्यादा हो गया तो आगे वाले आगे निकल जाएंगे। तो ध्यान से देखो, तो आगे वाले का स्पीड ज़्यादा है तो सेपरेशन हो रहा है, क्योंकि ये फास्ट जा रहा है और ये स्लो जा रहा है, तो सेपरेशन हो रहा है। कितने से सेपरेट होगा? मतलब यदि आप आगे बैठे हो तो आप दूर भाग रहे हो, किससे? पीछे वाले कार से। कितने स्पीड से दूर भाग रहे हो? तो ऑब्वियसली 40 मीटर अगेन आएगा। कैसे? ये हो गया 50 माइनस 10। 50 माइनस 10 मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसका मतलब क्या? v2 माइनस v1 से इस v2 माइनस v1 यानी 40 मीटर पर सेकेंड से आप दूर भाग रहे हो, तो v2 माइनस v1, 40 कैसे आया? 50 माइनस 10। तो v2 माइनस v1 ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इतने से सेपरेट हो रहे हो आप। तो जो v2 माइनस v1 यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज नॉन एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको क्या बोलते हैं? दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेट हो रहे हैं उतने वेलोसिटी से। तो ये कंक्लूजन बेसिकली हमें याद रखना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों क्या है? सेम है। और हमने एग्जाम्पल भी उसी तरह से लिया है। जैसे ये देखो, अप्रोच कर रहा है कितने स्पीड से? तो अप्रोच कर रहा है कितने स्पीड से? यहाँ से देखेंगे 40 और ये 20, तो 40 माइनस 20 सॉरी 60 माइनस 20 दैट इज 40 से अप्रोच कर रहा है। और सेपरेट भी कितने से कर रहा है? 40 से ही कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों सेम है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 40 है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी 40 है। ये होता है केवल किसमें? ओनली इन केस ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। यानी कंक्लूजन निकल गया कि इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन
इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जब भी बोला किसी ने तो इसका मतलब क्या समझना है आपको। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब है u1 माइनस u2, बट जब बात करें किसका, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का, तो ये v2 माइनस v1, क्योंकि कोलिजन के बाद v2 ज़्यादा हो जाएगा, v1 कम हो जाएगा। सो दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये होता है ओनली इन केस ऑफ वन डायमेंशनल और हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का कंक्लूजन निकल गया कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये इलास्टिक कोलिजन में ही होता है केवल। और ये आया कहाँ से, ये आया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के, जो कि किसी भी बेसिकली कोलिजन में लगा सकते हैं, और दूसरा लगाए थे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो केवल इलास्टिक में लगा सकते हैं। तो हमारे पास एक कंक्लूजन निकल गया कि यदि इलास्टिक कोलिजन है और साथ ही साथ हेड ऑन वन डायमेंशनल कोलिजन है, तो वैसे केस में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम होता है। अब इसका मतलब क्या है, क्यों इतना मेहनत करके ये फॉर्मूले बेसिकली हमने डिराइव किया। द रीज़न इज़ कि कोलिजन को पढ़ने के लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ता है, और वो कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। इसलिए हमने इतना पूरा कहानी बताया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ताकि हम एक कांस्टेंट के बारे में पढ़ सकें। अब ये कांस्टेंट क्या बताता है, जैसे यदि किसी ने आपको बोला कि वी हैव द 3 कंटेनर, हमारे पास 3 कंटेनर है और 3 कंटेनर में लिक्विड है, एक में है वाटर, ओके, दूसरे में है मिल्क, ओके, और तीसरे में है हनी, ओके। तो किस लिक्विड में मॉलिक्यूल का क्राउडनेस ज़्यादा होता है, किस लिक्विड में, इन तीनों में से किस लिक्विड में मॉलिक्यूल का क्राउडनेस ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूल इज क्लोज टू ईच अदर, क्राउडनेस किस में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आप तुरंत आंसर होगा कि हनी में सबसे ज़्यादा होगा। और किस में मॉलिक्यूल का क्राउडनेस सबसे कम होगा, दैट इज़ नथिंग बट वाटर। बट इस चीज़ को पढ़ने के लिए साइंस में एक टर्म डिफाइन किया गया, जिसको आप केजी क्लास से जानते हैं, और उसका नाम है डेंसिटी। तो डेंसिटी एक मैथमेटिकल पैरामीटर डिफाइन किया गया इन ऑर्डर टू मेजर द क्राउडनेस ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ मीडियम। यानी किसी भी मीडियम में बेसिकली मॉलिक्यूल कितना क्लोज है या कितना दूर है, उसको समझने के लिए हमने डिराइव किया, यह एक मैथमेटिकल पैरामीटर डिसाइड किया गया, जिसको नाम रखा गया डेंसिटी। रो से लिखते हैं, ये डेंसिटी डिफाइन किया गया। तो डेंसिटी बेसिकली, डेंसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ा, डेंसिटी एक मैथमेटिकल पैरामीटर है, और इसको देख के हम तुरंत बोलेंगे डेंसिटी ऑफ हनी इज़ मोर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज़ लेस्ट, सबसे कम होगा और इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी एक मैथमेटिकल पैरामीटर है, जिसको देख के ही हम फील कर सकते हैं कि सिस्टम में क्राउडनेस ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है। उसी तरह से हमारे पास अभी अलग अलग तरह के कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो इन सभी कोलिजन को जानने के लिए एक कांस्टेंट की ज़रूरत है। जैसे ये मैथमेटिकल पैरामीटर है डेंसिटी, उसी तरह से एक कांस्टेंट की ज़रूरत है, और उसी कांस्टेंट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो हम एक कांस्टेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए इतना कहानी हमने सुना। कांस्टेंट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली किस लिए पढ़ते हैं, ये एक मैथमेटिकल पैरामीटर है, जिसको देख के ही हम बता देंगे कि कोलिजन कौन सा है। जैसे डेंसिटी को देख के ही आप बता सकते हो कि डेंसिटी मैक्सिमम होगा हनी का और मिनिमम होगा वाटर का, वो एक मैथमेटिकल पैरामीटर हो गया डेंसिटी। उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दिस इज अ मैथमेटिकल पैरामीटर टू स्टडी द डिटेल एनालिसिस ऑफ द कोलिजन। यानी कोलिजन को डिटेल में पढ़ने के लिए एक मैथमेटिकल पैरामीटर की ज़रूरत है, जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसका सिंबल है स्मॉल ई। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को स्मॉल ई से लिखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या है सर, तो ई का डेफिनेशन है कि इट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज वेलोसिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ velocity of separation upon velocity of approach। यानी जो हमने velocity of separation और velocity of approach पढ़ा अभी,
उसी का रेशियो है बेसिकली, इसलिए हमने उतना कहानी वहाँ पे बताया। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ई? इट इज़ अ मैथमेटिकल पैरामीटर, और इसका डेफिनेशन है इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। शॉर्ट में लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई इज़ नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ओके, डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ओके, ये हो गया। बट यदि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात किया जाए तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन का मतलब बताया, कहीं भी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोल दिया इसका मतलब है v2 माइनस v1। फाइनल कोलिजन के बाद 2 की वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा था, 1 की कम हो जाएगा, ओके, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब भी हमने बताया दैट इज़ u1 माइनस u2। सो बेसिकली हमें लास्ट वाले फार्मूले पे ज़्यादा फोकस करना है, एंड दैट्स द फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आप इसको भी याद रख सकते हो, बट बेटर रहेगा हम तीनों ही सिचुएशन को याद रखेंगे। ऑब्वियसली लॉजिकल है। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है? इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। बेसिकली ई की वैल्यू को देख के ही अब हम बता सकते हैं कि कोलिजन कौन से टाइप का है। कैसे सर? तो एक एक करके लेते हैं। तो हमारे पास 3 तरह का बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन, जो कि हमने पहले भी देख चुके हैं। तो उसी 3 टाइप्स के कोलिजन को थोड़ा सा समझते हैं, ओके। तो पहला कोलिजन था हमारे पास इलास्टिक कोलिजन। तो फॉर इलास्टिक कोलिजन सबसे पहले बात कर लेते हैं। फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा है सर? इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों सेम आया, और अभी अभी हमने प्रूफ किया था वो कि हेड ऑन और इलास्टिक कोलिजन यदि है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों क्या है? सेम है। और इसका प्रूफ हमने कुछ इस तरह से किया था, मोमेंटम कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये लगा के, ओके। यानी यदि दोनों सेम है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोथ आर सेम, तो दोनों यदि इक्वल है यानी v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2 बोथ आर सेम इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, जिसका हमने प्रूफ किया। तो ऑब्वियसली ये रेशियो 1 हो जाएगा। यानी जब भी बात आए इलास्टिक कोलिजन का तो हम तुरंत ही बता सकते हैं ई की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। या फिर उल्टा भी बोला जा सकता है, कहीं भी आपको ई की वैल्यू, ई मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 दिख जाए, समझ जाना पड़ेगा कि कोलिजन कैसा है, दैट इज़ अ इलास्टिक कोलिजन। समझ में आ गया सर? दूसरा जो टाइप है हमारे पास दैट इज नॉन एज इनइलास्टिक कोलिजन। लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा था, बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन। पहला था इलास्टिक, दूसरा है इनइलास्टिक, और तीसरा जिसमें चिपक जाएगा दैट इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक, ओके। थोड़ा इनइलास्टिक के बारे में बात करते हैं। तो फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन में बेसिकली क्या है सर? तो इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होता है वो हमेशा कम होता है इनिशियल से, यानी देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यदि कम है इनिशियल से, तो फाइनल का मतलब आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन सेपरेशन होता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये सिचुएशन होता है इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। तो फाइनल का मतलब आफ्टर द सेपरेशन एंड इनिशियल का मतलब बिफोर द कोलिजन। तो फाइनल का मतलब बेसिकली सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेशन कब होता है? आफ्टर द कोलिजन। तो फाइनल का मतलब आफ्टर द कोलिजन। सिंस काइनेटिक एनर्जी इज लेस आफ्टर द कोलिजन, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम होगा। उसी तरह से इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज़्यादा है। तो कम बाई ज़्यादा, कम बाई ज़्यादा, इट मीन्स अ वैल्यू विच इज़ लेस डिवाइड बाय मोर, ये हमेशा लेस देन 1 आएगा। यानी जब भी इनइलास्टिक कोलिजन की बात हो तो ई की वैल्यू लेस देन 1 आएगा। बट ऑब्वियसली ई की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा, तो इट विल बी मोर देन 0, यानी 0 से 1 के बीच में रहेगा इनइलास्टिक कोलिजन में। इनइलास्टिक कोलिजन यदि है तो वैसे केस में ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा। ये कहाँ से पता चला? सिंस इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का यदि लॉस है तो ऑब्वियसली हम क्या बोल सकते हैं कि फाइनल सेपरेशन स्पीड, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस, मतलब फाइनल सेपरेशन स्पीड दैट इज लेस एंड अप्रोच इज मोर। तो कम बाई ज़्यादा लेस देन 1 आ गया, बट 0 से ज़्यादा। और तीसरा जो कोलिजन है जिसमें ऑब्जेक्ट चिपक जाता है, और हमने एग्जाम्पल भी बताया था कि अ बॉल इज थ्रोन ऑन अ वॉल, एक मिट्टी के बॉल को दीवार के ऊपर फेंके हमने तो वो दीवार के चिपक जाएगा। तो यहाँ पे सेपरेशन हुआ ही नहीं, चिपक गया, इसका मतलब सेपरेट हुआ ही नहीं। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन?
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया 0, और ऐसे केस में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि सारा का सारा स्पीड 0 हो गया। जो भी इनिशियल स्पीड था चिपक जाने के बाद फाइनल स्पीड इज 0। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेपरेशन हुआ ही नहीं, इसका मतलब चिपक गया, और चिपक गया मतलब सेपरेट नहीं हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 तो एनीथिंग बाय 0 मतलब ई की वैल्यू 0 आ जाएगा। तो तीसरा जो कोलिजन है 4, कौन सा कोलिजन सर? दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा सर? तो इस केस में ई की वैल्यू आ जाएगा 0। यानी हमारे पास एक मैथमेटिकल पैरामीटर मिल गया जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और जस्ट उसकी वैल्यू को देख के अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोलिजन कैसा होगा, वेदर इट इज़ अ इलास्टिक कोलिजन और वेदर इज इन इलास्टिक, या फिर ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। तो इसकी वैल्यू को देख के ही अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोलिजन कैसा होने वाला है। ओके, तो बट ये जनरल फार्मूला ऑब्वियसली हमें याद रखना पड़ेगा। द जनरल फार्मूला ऑफ ई इज v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। इसमें बेस्ड हो के बहुत तरह के क्वेश्चन लिए जा सकते हैं, बट अभी के लिए थोड़ा सा हम जनरल डेरिवेशन पे मूव करते हैं। जनरल डेरिवेशन हमारा क्या है कि हमने अभी तक तो पढ़ लिया कि कहानी, ये जो पूरा एक मैथमेटिकल पैरामीटर पढ़ लिया, साथ ही साथ हेड ऑन कोलिजन में हमने देखा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच सेम होता है। बट जनरल केस क्या है कि यदि हमने ई की वैल्यू या एक ऐसा फार्मूला डिराइव करें जिसमें ई की वैल्यू के टर्म में आ जाए, या जनरल फार्मूला यदि डिराइव कर लें, तो कोलिजन के क्वेश्चन के साथ डील करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हम एक जनरल फार्मूला डिराइव करके आपको दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ ऑल द फार्मूला इन द कोलिजन इन केस ऑफ 1D कोलिजन बोल सकते हैं। तो वो कोलिजन क्या है? बेसिकली आपको क्वेश्चन में 5 चीज़ें दिया रहेगा और 2 चीज़ें पूछेगा। क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? यू विल बी गिवन द 5 पैरामीटर। 5 पैरामीटर आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और 2 पैरामीटर आपसे पूछा जाएगा। तो वो 5 पैरामीटर क्या है जो गिवन रहेगा? क्वेश्चन में आपको इनिशियल मास ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट, या मास m1 और m2 ये दिया रहेगा। ओके, 2 ऑब्जेक्ट है, m1 और m2 मास है, मूव कर रहा है ये u1 और u2 से, ये भी गिवन रहेगा। ओके, तो ये बेसिकली बिफोर द कोलिजन है। m1 गिवन है, m2 गिवन है, u1 गिवन है, u2 गिवन है, और साथ ही साथ आपको दिया रहेगा वैल्यू ऑफ e। वैल्यू ऑफ e से डिसाइड होता है कि कोलिजन कैसा है। इलास्टिक है तो 1 हो जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक है तो 0 हो जाएगा, और 0 और 1 के बीच में है तो ऑब्वियसली इन इलास्टिक होगा। तो आपको बेसिकली 5 पैरामीटर दिया रहेगा, m1, m2, u1, u2, और साथ में दिया रहेगा वैल्यू ऑफ e की वैल्यू दिया रहेगा। तो ये 5 चीज़ें गिवन रहेगा, m1, m2, u1, u2 एंड e। और पूछेगा क्या? आपसे पूछेगा कि कोलिजन होने के बाद, आफ्टर द कोलिजन, इन दोनों मास का वेलोसिटी क्या होगा, यानी व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2 आफ्टर द कोलिजन। तो हमें बेसिकली 2 पैरामीटर चाहिए होगा, v1 और दूसरा v2। तो ये 2 चीज़ें आपसे पूछा जाएगा कि आफ्टर द कोलिजन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। ये 2 चीज़ें हमसे पूछेगा। 5 चीज़ें गिवन रहेगा और ये 2 चीज़ें निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यदि 2 वेरिएबल है हमारे पास, हमें फाइंड क्या करना है? वी नीड टू फाइंड v1 एंड v2। 2 चीज़ें यदि फाइंड करना है, यानी 2 वेरिएबल है हमारे पास v1 और v2, तो मिनिमम हमें 2 इक्वेशन चाहिए, यानी हमें 2 जनरल इक्वेशन चाहिए। तो 2 जनरल इक्वेशन क्या होगा? ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक कहानी बताते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे डील कर सकते हो रिलेटेड टू द कोलिजन, कोई भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन आप कहीं भी लगा सकते हो। 3 पॉइंट्स बेसिकली आप याद रख सकते हो रिलेटेड टू दिस। वी हैव द पॉइंट्स रिलेटेड टू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू कोलिजन। तो ये नोट डाउन आपको करना पड़ेगा। चलो देखो क्या है पॉइंट्स। ये पॉइंट है कि कोई भी कोलिजन हो तो उसमें हम जरूर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन, इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन, यानी किसी भी टाइप में ऑफ कोलिजन में ये चीज़ें हम लगा सकते हैं सर। ओके, यानी क्या लगा सकते हैं? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, क्योंकि हर तरह के कोलिजन में नेट एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 हो रहा है तो ऑब्वियसली मोमेंटम कंजर्व हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट हम लगा सकते हैं किसी भी टाइप के कोलिजन में, वो है डेफिनेशन ऑफ ई। और डेफिनेशन ऑफ ई क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच,
दैट इज V2 माइनस ऑफ V1 अपॉन U1 माइनस ऑफ U2। ये लगा सकते हैं किसी भी टाइप ऑफ कोलिजन में, तो इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन। ओके, बट एक और लगा सकते हैं और वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो K इनिशियल इक्वल टू K फाइनल, बट वो किसी भी तरह के कोलिजन में नहीं लगा सकते। वी कैन अप्लाई ओनली इन केस ऑफ कौन सा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। बट ये जो दो है इक्वेशन, ये हम किसी भी कोलिजन में लगा सकते हैं। तो अभी के लिए हमारा जो सिचुएशन है, हमारे पास दो वेरिएबल है बेसिकली, वी नीड टू फाइंड V1 एंड V2। तो ऑब्वियसली हम ये दो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वी कैन अप्लाई इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, और साथ ही साथ डेफिनेशन ऑफ E भी लगा सकते हैं। तो लेट अस सॉल्व यूजिंग द टू इक्वेशन V1 और V2 कैसे आएगा। तो दिस इज अ जनरल फार्मूला का डेरिवेशन कर रहे हैं, जनरल फार्मूला ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ कोलिजन आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, तो हम जनरल फार्मूला डिराइव कर रहे हैं फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन, जनरल फार्मूला। और ये फार्मूला बहुत ही मैजिकल फार्मूला होगा, हम किसी भी तरह के कोलिजन में ये अप्लाई कर पाएंगे। जनरल फार्मूला डिराइव कर रहे हैं कि आफ्टर द कोलिजन 5 चीज़ें गिवन रहेगा, M1 M2 U1 U2, एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ M1 M2 U1 U2, और E दिया रहेगा, और हमें फाइंड करना है क्या, V1 और V2। तो देखते हैं, सिचुएशन हमारे पास पहले से प्रेजेंट है। व्हाट इज द सिचुएशन, वी हैव द टू मास सर मूविंग विथ, दिस इज M1 मास moving with U1, okay, we have another mass that is M2 moving with U2, no problem. After the collision situation क्या हो गया, M1 is moving with velocity V1 and M2 that is moving with velocity V2, और साथ ही साथ इनिशियली हमें E की वैल्यू भी गिवन रहेगा। तो M1 M2 U1 U2 इनिशियल गिवन है, फाइनल सिचुएशन वी नीड टू फाइंड, यानी V1 V2 फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं, V1 और V2 कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास हमने जैसे बोला कि दो इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ E एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ E से। सो लेट अस फर्स्ट राइट डेफिनेशन ऑफ E। डेफिनेशन ऑफ E क्या बोलता है कि इनिशियल बाय डेफिनेशन ऑफ E, डेफिनेशन ऑफ E के डेफिनेशन से लिख रहे हैं। क्या कहानी हमें पता है कि E की जो वैल्यू होता है that E is nothing but V2 minus of V1 upon U1 minus of U2, ये सिचुएशन। ओके, अब इस इक्वेशन से बेसिकली हम पहले V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि जब उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो V1 का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, और V2 माइनस V1 यानी V2 माइनस V1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा E टाइम्स दैट इज U1 माइनस E टाइम्स U2। ओके, V1 को उधर भेज दे रहे हैं, तो V2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा V1 प्लस E टाइम्स U1 माइनस E टाइम्स U2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ओके, अब इसी तरह से दूसरा इक्वेशन अप्लाई करते हैं, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लेट अस अप्लाई दैट, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, ये क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। नो प्रॉब्लम सर, इनिशियल मोमेंटम मतलब बिफोर द कोलिजन, ये हमने पहले भी लिख चुके हैं। ये हो जाएगा हमारा M1 U1 प्लस M2 U2, एंड व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, दैट इज M1 V1 प्लस M2 V2। अब हमें सिंस पहले V1 का फॉर्मूला डिराइव करना है, इसलिए हम V2 को सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसलिए हमने इक्वेशन 1 में V2 का वैल्यू निकाला है, और इसी V2 की वैल्यू को ये यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी द वैल्यू ऑफ V2 ये यहाँ पे आ जाएगा सर। तो देख लेते हैं, जस्ट V2 की जगह ये जो है छोटा सा वैल्यू, छोटा सा दिख रहा है, इसको हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। तो करते हैं, और उसके बाद फिर क्या मिलेगा तो वो देखते हैं। तो ये हो गया। चलो, तो इधर लेफ्ट में है M1 U1, थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ही मज़ेदार फार्मूले आने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये आ जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2। राइट साइड में टर्म देख लेते हैं, दैट इज M1 V1, इसको कुछ भी नहीं करना है, सो लेट अस कीप इट एज इट इज M1 V1 प्लस प्लस, इसके बाद जो है M2 V2 है, तो M2 V2 लिखने जा रहे हैं। तो M2 और V2 ये है,
तो इस पूरे में बेसिकली m2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि v2 को यहाँ पे रखेंगे और ये m2 है, तो m2 से इसमें जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरा निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 v1 पहला टर्म प्लस दूसरा हो जाएगा e टाइम्स m2 u1 और लास्ट में हो जाएगा माइनस e टाइम्स m2 u2। ये हो गया। तो जस्ट हमने क्या किया, बेसिकली m2 से, ये जो m2 था इसको v2 को मल्टीप्लाई कर दिया, m2 v2 चाहिए था, यानी v2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही है। अब हमें यहाँ से v1 निकालना है, तो जहाँ जहाँ v1 है उसको एक साइड में रखते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें v1 है और इसमें v1 है, और v1 का टर्म और तो कहीं नहीं है, बाकी सभी को लेफ्ट में ले लेते हैं, केवल v1 को उधर रखते हैं। तो ये टर्म हो जाएगा हमारा m1 u1, ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम ये वाला टर्म पहले इधर लेफ्ट में लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा e टाइम्स m2 u1, यानी u1 को एक साथ रख दें, फिर है प्लस प्लस m2 u2, ओके। और ये वाले टर्म को जब इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये राइट साइड में था, तो e टाइम्स m2 u2। बेसिकली u1 और u2 को हमने एक साथ कर दिया, और v1 वाले टर्म तो राइट में ही रहेंगे। इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से बेसिकली v1 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, ओके। तो v1 को जब कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा इन दोनों में से, तो v1 को आपने कॉमन निकाल लिया, ये बचेगा m1 प्लस m2। और अब तुरंत ही फॉर्मूले आने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें से हमें कॉमन निकाल लेना है u1, तो ये हो जाएगा m1 माइनस e टाइम्स m2 और होल टाइम्स u1 हो गया, ओके। और दूसरा हो जाएगा इन दोनों टर्म में से u2 कॉमन आ जाएगा और साथ ही साथ m2 भी कॉमन आ जाएगा। देखो कैसे लिखें, ये फॉर्मेट आपको समझना पड़ेगा। हमने कॉमन निकाल लिया m2 एज वेल एज u2, m2 u2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा e, तो 1 प्लस e हो गया। और राइट साइड में हमारे पास है v1 इक्वल टू m1 प्लस m2, ये एक जनरल फार्मूला आएगा। एंड दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फाइनल फार्मूला लिखने जा रहे हैं इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन से फाइनल फार्मूला क्या होगा वो लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, v1 की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, तो जस्ट v1 रहेगा m1 m2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, इससे डिवाइड करना है, इससे यहाँ और इससे यहाँ डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद फाइनल आंसर हम लिख रहे हैं, v1 का फार्मूला लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा m1 माइनस e टाइम्स m2 और इधर से इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ m1 प्लस m2 होल टाइम्स, यहाँ पे ये क्या है u1 है, ओके। दूसरा क्या आएगा सर, प्लस प्लस, क्या आ जाएगा 1 प्लस e, ओके, होल टाइम्स m2 और डिवाइड किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, दैट इज़ m1 प्लस m2 और होल इनटू ये कितना आ जाएगा, दैट इज़ u2। तो ये हमारा एक प्यारा सा इक्वेशन आ गया, एंड दैट्स द फाइनल फार्मूला ऑफ व्हाट v1। ये v1 का हमें फाइनल फार्मूला मिल गया, v1 का फार्मूला मिल गया सर, ओके। तो ये फाइनल फार्मूला मिला v1 का। तो आई होप ये जो फार्मूला मिला है थोड़ा सा लेंदी है, बट इस फार्मूले का मैजिक बहुत ही गजब है, मतलब बहुत कुछ इस फार्मूले से किया जा सकता है, ओके। क्या क्या होगा वो भी बेसिकली देखेंगे, बट अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो v1 का ये पूरा कहानी हो गया, डन। अब v2 कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली हमने ये पूरा फार्मूला में डिराइव क्या किया, पहले v2 निकाला और v2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। यही काम यदि हमने उल्टा किया होता, यानी यहाँ इक्वेशन 1 में v1 निकाला होता और v1 के जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया होता, तो हमारा v2 का फार्मूला आ जाता। बट उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है जिसको बोलते हैं सिमिलरली। सिमिलरली मतलब इस इक्वेशन को देख के आप दूसरा इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हो। सिमिलरली कैसे, जहाँ जहाँ 1 है जस्ट वहाँ वहाँ 2 बना दो, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 2 बना दो, तो v2 का फार्मूला अपने आप आ जाएगा। तो v2 का फार्मूला लिखने जा रहे हैं, 1 के जगह 2 लिख दिए इक्वल टू m1 के जगह m2 लिख दिए माइनस e टाइम्स m2 के जगह m1 लिख दिए, जहाँ जहाँ 1 वहाँ वहाँ 2, जहाँ जहाँ 2 वहाँ वहाँ 1, ओके। डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा m2 प्लस m1, बट m1 प्लस m2 लिखो या m2 प्लस m1, दोनों का बात सेम है सर, तो हम m1 प्लस m2 ही लिखेंगे, ओके। होल इंटू u1 के जगह आ जाएगा u2 प्लस प्लस इसमें आ जाएगा 1 प्लस e होल इंटू यहाँ पे m2 है तो यहाँ m1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा m2 प्लस m1, मतलब m1 प्लस m2 के बराबर ही होता है, होल टाइम्स ऑफ u1 आ जाएगा।
कहने का मतलब आपको दोनों फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर कौन सा सिचुएशन, जस्ट एक याद रखेंगे और एक मतलब यहाँ पे V1 की वैल्यू याद रखेंगे, दूसरा अपने आप याद कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया फार्मूला ऑफ V2 एंड दैट इज़ द मास्टर फार्मूला ऑफ द वन डायमेंशनल कोलिजन। यानी किसी भी तरह का कोलिजन हो तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं और इसका बहुत ही मैजिक, इसका बहुत ही गजब है। इस फार्मूले का मैजिक जब हम देखेंगे, इसका स्पेशल केसेस, तो आपको फील आएगा बेसिकली कोलिजन का कि ऐसा भी सिचुएशन होता है। फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा जब इसके स्पेशल केसेस को आप देखेंगे। तो कहानी कहने का मतलब ये है कि हमें 5 चीज़ें गिवन रहेगा क्वेश्चन में, M1, M2, U1, U2। राइट साइड में देखें तो वही 5 चीज़ें हैं, M1, M2, U1, U2 एंड E। और हमें पूछेगा कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितना होगा, V1 और V2। जस्ट इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यदि आज का हम बताएं तो हमारे पास फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन और ऑब्वियसली फॉर एनी वन डायमेंशनल कोलिजन वी हैव द ग्रैंड फार्मूला एंड दैट जनरल फार्मूला इज आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन V1 का फार्मूला आ जाएगा M1 माइनस E टाइम्स M2 अपॉन M1 प्लस M2 होल इंटू U1 प्लस 1 प्लस E होल टाइम्स M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 होल टाइम्स U2। ये यदि आपको याद हो गया तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 कर देना है, यानी एक याद रखें, दूसरा अपने आप लिख लेंगे M2 माइनस E टाइम्स M1 अपॉन M1 प्लस M2 होल टाइम्स 1 की जगह 2 आ जाएगा, U2 आ जाएगा, 1 प्लस E होल टाइम्स ऑफ M1 अपॉन M1 प्लस M2 होल टाइम्स U1। okay, and that's the final formula of the general formula basically related to one dimensional collision। वन डायमेंशनल कोलिजन का ये आपके पास जनरल फार्मूला आ गया। इन दो जनरल फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी है। स्टोरी कहने का मतलब इसका स्पेशल केसेस है जिसको यदि हम समझ पाएंगे, फील के साथ समझ पाएंगे तो क्वेश्चन को हम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब बहुत ही जल्द बना सकते हैं। क्वेश्चन देखते ही आंसर हम बता सकते हैं। तो इसका जनरल सिचुएशन क्या होता है, दिस इज अ जनरल फार्मूला फॉर एनी कोलिजन, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी कोलिजन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी कोलिजन, एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन। एनी टाइप ऑफ कोलिजन मतलब वन डायमेंशनल कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो एनी वन डायमेंशनल कोलिजन आप ऐसे लिखो, या हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि E की वैल्यू है, E की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहाँ जहाँ E है वहाँ पे E की वैल्यू 1 रख दो, तो यही फार्मूला इलास्टिक कोलिजन के लिए बन जाएगा। जहाँ जहाँ E की वैल्यू 0 रख देंगे तो परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ये फार्मूला बन जाएगा। और यदि मान लो इन इलास्टिक के लिए क्वेश्चन में आपको कहीं पे दिया हुआ है E की वैल्यू 0.5, 0.6, 0.7 यानी 0 से 1 के बीच में, तो वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। यानी क्वेश्चन में पूछेगा कि इनिशियली 2 बॉल मूव कर रहा था, 2 ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, इसका इनिशियल स्पीड गिवन रहेगा, M1 M2 E गिवन रहेगा, और कोलिजन के बाद V1 V2 निकालना पड़ेगा। अब इसका क्या क्या बेसिकली मैजिक है इस फॉर्मूले का, दैट विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।